अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। अदालती महाज पर मुकदमात का सामना करती और अवामी सतह पर बयानियां बनाती तहरीक इंसाफ कंफ्यूजन, बेचैनी और परेशानी से दो चार है। अदालतों से मतलूबा नताइज ना मिलने पर सब्र का पैमाना है कि लबरेज हो रहा है, जबकि बयानियां बनाते हुए इदारों पर चढ़ाई करनी है या सियासी मुखालिफिन को निशाने पर रखना है, कुछ समझ नहीं आ रही। आज बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह केस का फैसला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज शाहरुख अर्जुमन की अदालत से सुनाए जाने की शुनीद थी और तहरीक इंसाफ को यकीन था कि यह फैसला बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को सुर्खुर, मगर आज तवक्कुआत के बरक्स अदालती कार्रवाई उस वक्त ड्रामाई शक्ल इख्तियार कर गई जब खबर मोनिका ने एक बार फिर जज शाहरुख अर्जुमन पर अदम एतमाद कर दिया। समात के आगाज पर जज ने खबर मोनिका के वकील रिजवान अब्बासी से दरियाफ्त किया कि आपने दो नुकात पर दलाइल देना थे, जिस पर रिजवान अब्बासी की जानिब से आला अदलिया के फैसले अदालत में जमा कराए गए। इस पर खबर मोनिका ने कहा कि मैं अदालत के सामने कुछ गुजारिशात करना चाहता हूं, जो मुझ पर गुजरी है वो मेरे वकला नहीं बता सकते, मैं खुद बोलूंगा। जज ने रिमार्क्स दिए कि पहले वकील को दलाइल मुकम्मल करने दें, फिर मौका देते हैं। इस मौके पर इमरान खान के वकील उस्मान गिल ने कहा कि खबर मोनिका अदालत की कार्रवाई को मुतासर कर रहा है, उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें। खबर मोनिका ने कहा कि जज साहब मुझे सिर्फ 10 मिनट दे दें। उन्होंने बताया कि मैं देहात से ताल्लुक रखता हूं, मेरी बेटी का सोशल मीडिया पर जाली तलाकनामा बनाया गया। बाद कमरा अदालत में पीटीआई और वकला खबर मोनिका के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई। मुकदमे की समाअत करने वाले जज शाहरुख अर्जुमन ने वकला से इस्तफसार किया कि क्या आप कोई सीन बनाना चाहते हैं। खबर मोनिका ने कहा कि इमरान खान साबिक वजीर आजम है, इसलिए उनको नरमी दी जाती है, गरीब आदमी की भी सुन लें। बच्चों को 1 जनवरी के निकाह का इल्म ही नहीं है। मैंने बच्चों को कहा कि 14 फरवरी को इद्दत खत्म हो रही है, इसके बाद देखना निकाह आ जाएगा, और इसके बाद 18 फरवरी को निकाह सामने आ गया। इस मौके पर अदालत ने खबर मोनिका को बानी पीटीआई के लिए गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने से रोका। खबर मोनिका ने मजीद कहा कि पीटीआई की फौज आ जाती है और मुझे गालियां दी जाती हैं। उस्मान रियाज गिल एडवोकेट ने मुझे अदालत के सामने कहा, उठाकर बाहर फेंक दूंगा। इमरान खान छोटी छोटी बात पर कुरान उठाने को तैयार हो जाते हैं। मुझे पता ही नहीं था ये मेरे घर में क्या करता रहा। मेरे पास जहांगीर तरीन के पैगामात हैं कि अब सब खत्म हो चुका है, मैं सब पैगामात अदालत में दिखा सकता हूं। कसम खाता हूं बच्चों को पहले निकाह का मालूम नहीं था। मुझे क्या मालूम था कि इमरान खान ने मेरी अहलिया के साथ छुप कर निकाह किया हुआ था। मुझे धोखा दिया गया। क्या अल्लाह के बंदे बानी पीटीआई जैसे होते हैं? खबर मोनिका ने बताया कि बानी पीटीआई को कुरान उठाने की आदत है। खबर मोनिका की जानिब से इमरान खान को गालियां देने पीटीआई के वकला ने कहा कि तमीज से रहो, तुम खुद होगे। खबर मोनिका ने कहा तो इमरान खान के ईमान पर, बानी पीटीआई को कुरान का कुछ मालूम नहीं। मुझसे गलती हो गई कि समझ लिया इमरान खान दीन के वास्ते आते हैं। निकाह छुप कर किया तो मालूम हुआ बानी पीटीआई ने अल्लाह के नाम पर धोखा दिया। बानी पीटीआई तो औरतों को छोड़ते ही नहीं। खबर मोनिका के जुमले पर कारकुनान ने शदीद नारेबाजी कर दी। इस पर अदालत ने खबर मोनिका को हिदायत की कि केस पर वापस आए। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए बताया कि अल्लाह और रसूल के नाम पर इमरान खान ने धोखा दिया। 4 साल तक किसी ने नहीं पूछा आपको मसला तो नहीं हुआ, सब ने कामों के लिए मुझसे रब्ता किया। परवेज लाई अपने बच्चे के काम के लिए मेरे पास आया। मेरी बेटी को तलाक हो गई, घर से फारिग होकर बैठी है। खबर मोनिका ने शदीद आपदीदा होते हुए कहा कि बुशरा बीबी कहती है मेरे बच्चे मर गए मेरे लिए। खबर मोनिका ने इमरान खान को कमरा अदालत में हाथ उठाकर बददुआएं दी। बाद मुआविन वकील खबर मोनिका ने सेशन जज से मुतालबा किया कि हमारा केस किसी और अदालत में ट्रांसफर कर दें। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने रिमार्क्स दिए कि अदम एतमाद की पहले भी खारिज हो चुकी। इस मौके पर खबर मोनिका ने कहा कि भाड़ में जाए इमरान खान। सेशन जज ने उनको हिदायत की कि आपको जो बताना है अपने वकील को बता दें। इस पर खबर मोनिका ने जज से कहा कि मैं आपसे फैसला नहीं कराना चाहता। जज ने दरियाफ्त किया कि इसकी वजह क्या है। खबर मोनिका ने बताया कि मुझे नहीं मालूम, मगर बानी पीटीआई ने पिछली अदालतों में भी ऐसा ही किया। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने रिमार्क्स दिए कि एक बातचीत होती है, कुछ ठोस वजह है तो बताएं। खबर मोनिका ने कहा कि इमरान खान सोशल मीडिया पर लोगों के जहनों से खेल रहे हैं। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन का कहना था कि हर इंसान तो सोशल मीडिया पर नहीं देखता है। जज ने रिमार्क्स दिए कि अब जो फैसला होगा मुतनाज़ा होगा। कमरा अदालत में पीटीआई कारकुनान की तरफ से शेम के नारे लगे। इस पर सेशन जज शाहरुख अर्जुमन फैसला सुनाए बगैर ही अपने चैम्बर में चले गए। खबर मोनिका दलाइल देने के बाद कमरा अदालत से बाहर निकले तो पीटीआई कारकुनान ने उन पर बोतलें दे मारी। बाद पीटीआई के वकला ने खबर मोनिका पर हमला किया और उनको थप्पड़ मारने की कोशिश की। वकला के हमले से खबर मोनिका जमीन पर गिरे और अपनी जान बचाकर अहाता अदालत से रवाना हो गए। बाद चेयरमैन पीटीआई गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदम एतमाद की दरखास्त पहले जज ने खारिज कर दी थी, इसलिए जज ने ऑर्डर किया है कि मैं हाई कोर्ट को खत लिखता हूं और हाई कोर्ट फैसला करेगी ये केस दोबारा
मैंने सुनना है या किसी और जज ने सुनना है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये ना इंसाफी है, इंसाफ का कत्ल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सारे मामले पर क्या रद्देमल दिया गया, जरा उसकी एक हल्की सी झलक आपके सामने रखते हैं। आज जज साहब ने ये ऑर्डर किया है कि मैं हाई कोर्ट को लेटर लिखता हूँ, आज ही लेटर जाएगा, हाई कोर्ट फैसला करेगी कि ये केस दोबारा मैंने सुनना है या किसी और जज ने सुनना है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम ये कहते हैं ये इंसाफ नहीं है, ये नाइंसाफी है। इस तरह से खबर मानिका ने बुरी जुबान इस्तेमाल की, जिसको कि कोर्ट के डेकोरम और जज साहब को उसको रोक देना चाहिए था, क्योंकि जो गुफ्तगू वो कर रहे थे इंतहाई इखलाक से गिरी हुई बातें थी। जिस तरीके से इस केस को एडजर्न किया गया, जिस तरीके से जज साहब ने अपने खदशात का इज़हार किया, ये पाकिस्तानी कौम की आंखें खोलने के लिए काफी है। ये केस खत्म हो चुका है, ये अपनी मौत मर चुका है। आज या कल में फैसला आ जाना था और वाज़ेह था कि इनके पास हकायक में कुछ नहीं था और ये इस चीज को प्रोलॉन्ग करने की नाकाम साजिश है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बहुत गलत हुआ है। आप अपने दलाइल में वजन पैदा कर। खबर मानिका ने आज औरतों की इज्जत उछाली, गाली गलौज की, लेकिन अदालत खामोश रही। इसकी वजह से हम परेशान भी हुए, शर्मिंदा भी हुए और आज हमारे सर भी झुके हैं कि पाकिस्तान के जो निजाम है उसमें अगर खवातीन जाएंगी किसी भी तमाशे के लिए तो उनको आगे से तोहमतें लगेंगी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ हालिया दिनों बानी पीटीआई के ऑफिशियल हैंडल से होने वाली ट्वीट और हमूदुर-रहमान कमीशन की रिपोर्ट मुतालिक अपने बयानिए से 2 कदम पीछे हटते हुए अब इस पर वजाहतें जारी कर रही है कि हमारी तनकीद फौज पर नहीं बल्कि इस सियासी पहलू पर थी। चीज़ें ओवरडू हो जाती है, वो एक कंसर्न है। खान साहब का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि ना खान साहब ने उसके कंटेंट्स देखे ना उनके बाकी चीज़ें देखी है। लेकिन वो जो तनाजुर हमने ड्रा करना था जी कि 1971 वाला मुवाजना करना था, वो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, नॉट अदरवाइज। फौज के बारे में कोई कुछ नहीं, वो सिर्फ हमारा पॉलिटिकल कंटेक्स्ट है। चेयरमैन पीटीआई के मुताबिक बानी पीटीआई के हैंडल से जो ट्वीट हुई उसमें सुकुम था, वो मुनासिब अमल नहीं था, इसमें फौज से मुताल्लिक कोई बात नहीं थी। आज साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी इस मुताल्लिक गुफ्तगू की। जब सारा निजाम बंद गली में हो, जुडिशरी बंद गली में हो, टेलीविजन मीडिया बंद गली में है क्योंकि आपकी जबानों को बंद किया गया है, तो कोई भी शख्स गलत फैसला कर बम फोड़ सकता है। 1971 के अंदर जो नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया वो याया खान ने पहुंचाया। इमरान खान साहब ने कहा जरा उसको देखकर सबक सीख लो, ये प्रेशर कुकर फटेगा। मगर किसका नुकसान होगा? आम आदमी का नुकसान होगा। सवाल यह है कि बानी पीटीआई का ट्विटर हैंडल किसके पास है और क्या ये हैंडलर खुद बानी पीटीआई और जमात का खैर खा नहीं है? इस मुतालिक शर्जील मेमन ने आज एक इंकिशाफ किया, वो क्या कहते हैं जरा वो भी आपको दिखाते हैं। ट्विटर अकाउंट किसका? इमरान खान का पर्सनल अकाउंट। ये नहीं कर रहा हूँ पीटीआई के अकाउंट पे, इमरान खान का पर्सनल अकाउंट पे से ये ट्वीट हुई है। और मेरी इत्तला ये है कि ये पर्सनल अकाउंट इनका अडियाला जेल में ऑपरेट हो रहा है। ये फैसिलिटी उनकी अडियाला जेल में उनको मिली हुई है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर अली जफर साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये बानी पीटीआई का ट्विटर हैंडल किसके पास है और जो कोई भी ये ट्विटर हैंडल पे पोस्ट करता है क्या वो बानी पीटीआई और पीटीआई का खैर खा है? देखें, जो ट्विटर हैंडल है इमरान खान साहब का, वो खुद ही उसको मॉनिटर करते हैं और उसने बड़ा, आपको पता है हमारे सोशल मीडिया ने बड़ा अहम रोल प्ले किया है पूरी पिछले 2 साल से। और ये जो ट्विटर हैंडल है जो इमरान खान साहब का है, वो एक ही मेथड है तकरीबन जिसकी वजह से, जिसके थ्रू वो अपने पब्लिक से बात भी करते हैं। एक ये है, और एक अडियाला जेल में जब कुछ केसेस होते हैं तो वहाँ कुछ थोड़े से जर्नलिस्ट जो हैं जो अलग कमरे में बैठे होते हैं उनसे गुफ्तगू वो डायरेक्टली कर सकते हैं। उसके अलावा ये ट्विटर हैंडल ही है जो उनका इस्तेमाल होता है। श्योर वो मॉनिटर करते हैं, खुद करते नहीं होंगे, ये सहूलत तो उनको जेल में मैसर नहीं होगी। क्योंकि शर्जील मेमन साहब ने तो आज ये तक कहा कि मेरी इत्तलात के मुताबिक जेल में उनको ट्वीट करने की सहूलत मैसर है। नहीं, उनको डायरेक्टली तो ट्वीट नहीं कर सकते, वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं ट्वीट करने की और वो फिर आगे ट्वीट होता है। तो सर, ये जो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि ये जो हमूदुर-रहमान कमीशन से मुताल्लिक बात हुई, ट्वीट हुई खान साहब के ऑफिशियल हैंडल से, वो ऐसे नहीं थी जैसे ट्वीट की गई। अब इसमें से ठीक बात कौन सी है? जो गौहर साहब कर रहे हैं वो ठीक है या जो बानी पीटीआई ने अपना पोस्ट की वो ठीक थी? ये देखें, जहाँ तक तो इस एपिसोड का ताल्लुक है वो तो अपनी जगह एक है, उसमें शायद कोई ऐसे अल्फाज हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं और उस वजह से गौहर साहब ने उसकी क्लैरिफिकेशन दी।
लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको, क्योंकि काफ़ी बार उन्होंने दोहराया भी है ये बात इमरान खान साहब ने मीडिया के सामने, जो डयाला जेल में जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स चलती हैं उसके दौरान, और उनका जो कहना यही है कि हमें अपनी माजी से जो गलतियां की हैं वो सीखना चाहिए, अपना जो हाल है और अपना मुस्तकबिल है वो उसी तरह बेहतर होगा और हम वो गलतियां नहीं दोहराएंगे, क्योंकि गलतियों का रिज़ल्ट बड़ा बुरा हो सकता है। तो ये उनका ये मकसद था अपनी तारीख दोहराने को की तरफ रेफरेंस करने का। और हम अगर देखें तारीख तो वाकई ही उस तारीख में जो 1973 से पहले की थी उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी गलतियां, एक तो मुजीब की अपनी एक स्ट्रेटजी थी, उन्होंने आज़ादी लेनी थी, लेकिन उसके साथ बहुत सारी गलतियां, हमारी सियासी गलतियां भी थीं, और बहुत सारी जानबूझ के भी की गई थी बातें, और ये सारा रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। उसको वो रिपोर्ट्स में ये तो करेक्ट कर दिया कि कल कर दिया गया कि बानी पीटीआई ना तो शेख मुजीब है ना अवामी लीग है पीटीआई जो है, तो ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि उस दिन से तो यही लग रहा था कि वो शेख मुजीब के रोल में है और पीटीआई कोई अवामी लीग बनी हुई है। ये जो नैरेटिव है सर, जो ये यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन मौजूद है, बयानिए में कोई कन्फ्यूजन है कि ये हिस्ट्री का रीकैप करके आपने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को देना है या फिर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को बावर करा रहे हैं? जी नहीं, देखिए, आई थिंक हिस्ट्री से हमेशा मैं खुद भी यकीन रखता हूँ कि अगर आपने अपना मुस्तकबिल दुरुस्त करना है तो आप माजी को देखें, वहाँ जो गलतियाँ हुई और जो कुछ हुआ वो ना दोहराएं, वरना उसका रिजल्ट बुरा हो सकता है। और ये हमारी हिस्ट्री में है, सिर्फ एक ये एग्जाम्पल नहीं, आप अगर उठा के देख लें जितने हमारे मार्शल लॉज लगे उनकी वजूहात देख लें क्या हैं, और हम बार बार दोहराते हैं। आप देखें जहाँ जुडिशरी को कमज़ोर किया गया उसकी वजूहात क्या हैं, ये भी देखें कि जहाँ जुडिशरी ने ओवर रीच की या जुडिशरी अपने जुरिसडिक्शन या अपने जो उनकी हदूद हैं आगे बढ़ गई तो उनका रिजल्ट क्या हुआ। ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस को तारीख देख के और पाकिस्तान की तारीख ही देख के आपको एहसास होना चाहिए कि ये चीज़ें नहीं दोहरानी चाहिए हमें, वरना उनका रिजल्ट बार बार वही होता है। नहीं तो क्या पीटीआई सर अभी पावर टॉक्स टू पावर के कुलिये पे गामजन है कि एक तरफ तो प्रेशर बढ़ाना है, वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, मुक्तदरा हो, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इन्हीं से एंगेज भी करना है, मुज़ाकरात भी करना है? जी देखिए, मुज़ाकरात तो सर्टनली आपको एज एक पॉलिटिकल जमात होने के नाते आपको हर सूरत में मुज़ाकरात करने चाहिए और इंस्टीट्यूशंस के साथ करने चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ करने चाहिए, स्टेट के साथ करने चाहिए, ब्यूरोक्रेसी के साथ करने चाहिए, जो भी अदारे हैं उनमें उनके साथ आपको डायलॉग होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त जो हाल है, जो हुकूमत वक्त है, वो कहती तो ज़रूर है कि हमसे बात करो, या उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, लेकिन उसके साथ ही जो इक़दामात उठाए जाते हैं, अरेस्ट होते हैं, अगले दिन ही जो सेंट्रल ऑफिस हैं उनको सीज़ कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, वर्कर्स जो जलसे निकालने लगे उनको जेलों में डाल दिया जाता है, नए नए मुकदमे बना दिए जाते हैं। तो वो जो गुफ्तगू करने का ऑफ़र है और उसके साथ जो एक्चुअली प्रैक्टिकली हो रहा है उसमें बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है, बहुत सारा फ़र्क है, और उस वजह से साफ नज़र आता है कि वो खाली एक बात करने के लिए या मीडिया के प्रेशर में आके बात की जाती है कि हाँ डायलॉग करते हैं, लेकिन साथ मकसद कोई और है। मकसद यही है कि पीटीआई को इस तरह ख़त्म किया जाए। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ही देख लें, उन्होंने जो नोटिस दे दिया है और कल उस केस की समाअत भी है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि आपका ये तीसरा इलेक्शन जो कि बॉडी में पूरी मीडिया पे हमने दिखाया कि वो साफ शिफाफ हुआ है, क्यों ना इसको भी हम कलअदम करार दे दें। तो मकसद सिंपल एक है, मकसद ये है कि एक पॉलिटिकल अपोजिशन के तौर पे भी पीटीआई जिंदा रहे। अली ज़फ़र साहब, क्या इस वक्त किसी जगह पर मुज़ाकरात हो रहे हैं? मुज़ाकरात का दरवाज़ा बिल्कुल बंद है, ये चैप्टर ही क्लोज है? जी, मुज़ाकरात बिल्कुल अभी किसी के साथ नहीं हो रहे, बिल्कुल ना होंगे, ना पाइपलाइन में है, ना हुए हैं। मुझे इनफैक्ट किसी ने कहा कि अगर मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो ये आपके जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं केपीके के, वो क्यों मीटिंग्स कर रहे हैं? तो उसका भी बड़ा सिंपल जवाब है कि जब आप एक आईनी ओहदा संभालते हैं तो उसके साथ आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि आपने प्राइम मिनिस्टर जो भी हो, चीफ मिनिस्टर दूसरे प्रोविंसेस के जो भी हों, जो अफसरान हों स्टेट के, उनके साथ आपकी जिम्मेदारी है
कि आप उनके साथ बात करें, गुफ्तगू करें, डिस्कशंस करें, मीटिंग करें। तो अगर चीफ मिनिस्टर केपी के मीटिंग्स कर रहे हैं तो वो अपनी आईनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं जो उनके ओहदे के साथ अटैच्ड हैं। वो कोई मुज़ाकरात नहीं हुए या कोई डायलॉग की वजह से वो नहीं कर रहे। ठीक। अच्छा तो सेनेटर ये साहब, तहरीक इंसाफ एक जंग अदालती महाज पर भी लड़ रही है और आज हमने देखा इद्दत में निकाह केस में जब अदालती माहौल खासा ख़राब हुआ और वकला की जानिब से बोतलें भी फेंकी गई अदालती प्रेमिसेस के अंदर और अहाता अदालत के अंदर, खावर मोनिका को जिस अंदाज में लातों और घूंसों से मारा गया है, इज़ इट जस्टिफाइड? कि देखें, जब ये मैंने सुना तो पहली बात तो ये है कि मैंने तो इमीडिएटली कंडेम किया, क्योंकि किसी भी वकील का ये हक नहीं पहुंचता बनता, किसी भी शख्स का बल्कि नहीं बनता कि वो कानून को अपने हाथ ले या किसी को मार पिटाई करे। वकील का तो काम होता है बहस करे और बहस करके बहस के ज़रिए अपना मुकदमा जीते, दलाइल दे, मंतक के ज़रिए दलाइल दे, किताबों के ज़रिए बात करे। लेकिन फिर मैं सोचा कि मैं पहले पता तो करूँ कि ये हैं कौन और किसने किया। तो मुझे पता ये चला कि मानिका साहब ने कुछ ऐसी बातें की जो कि बिल्कुल मैं मेरे ख्याल दोहरा भी नहीं सकता, लेकिन वो बहुत गलत और ख़राब बातें थी। लेकिन उसके बावजूद जो हमारी ख़वातीन उधर बैठी थीं, MPAs MNAs, उन्होंने बर्दाश्त किया। जो PTI के वकला थे उन्होंने सारा बर्दाश्त किया। तो ये जो लोग थे जिन्होंने आके मारा या अटैक किया, ये लोग, ये वकील या जो भी थे, ये PTI के नहीं थे। और इसलिए मैंने फिर जब शक्ल भी देखी उनकी और मैंने वीडियो भी देखा तो मुझे किसी को मैंने रिकग्नाइज़ नहीं किया जो हमारे PTI के वकला, मैं तकरीबन सबको जानता हूँ, उनमें से किसी ने ये ऐसी हरकत नहीं की और ना वो इसमें मुलव्विस थे। तो ये कहना कि ये PTI के थे बिल्कुल गलत है। अली साहब, ये कौन थे, आपने आइडेंटिफाई किया है ये कौन थे, कहाँ से आए? क्योंकि जाहिर है वो वकला की यूनिफॉर्म में थे, तो क्या कोई सपोर्टर्स थे खान साहब के, कोई फैंस थे जिन पर गिरा गुजरी वो बातें और उन्होंने बदले में ये काम किया? ये पता करना चाहिए। देखिए जी, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इस बात पे कि वकील का काम या किसी का भी काम मार कुटाई का नहीं है। और अगर किसी कोई वकील मुलविस है तो उसका लाइसेंस पंजाब बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल का ये जिम्मेदारी है कि उसका लाइसेंस ले लिया जाए। लेकिन PTI के ये बहरहाल नहीं थे और PTI तशद्दुद में नहीं, हालांकि इतने ख़राब केसेस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी और हमारे वर्कर्स के ख़िलाफ़ भी मैं खुद लड़ रहा हूँ ज़ाती तौर पे पिछले 2 साल से। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नैब मुतहर्रिक हो, ऑर्डिनेंसेस की मंजूरी हो रही हो, पंजाब काबीना की जानिब से इमरान खान पर नए मुकदमात की मंजूरी हो, क्या हुकूमत ने, पर्टिकुलरली मुस्लिम लीग नून ने, यह सोच लिया है कि अब उनका बयानिया सिर्फ एंटी इमरान खान है? हमारा नैरेटिव तो पहले से था और अब मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी से मुस्लिम लीग नून अपनी ग्रास रूट्स की तरफ वापस जा रही है। वो नैरेटिव क्या है? वो नैरेटिव पाकिस्तान की तामीर है। वो नैरेटिव पाकिस्तान के मर्दों ख़वातीन के लिए, नौजवानों के लिए नया रोज़गार है, इकोनॉमिक ग्रोथ है। और उस नैरेटिव का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के अवाम का जो हक हाकमियत है। तो हमारा नैरेटिव तो एक पॉजिटिव नैरेटिव है, बजाय ये कि हम कहेंगे कि हम उसके खिलाफ हैं, उसके खिलाफ हैं। लेकिन ये जो मुस्बत अमल या मुस्बत एम्स हमारे हैं, उनके रास्ते में रुकावटें आई हैं। उसके रास्ते ऑफ कोर्स इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी रुकावट आई है, की तरफ से भी रुकावट आई है और अब एक फाशिस्ट चैलेंज का सामना है इमरान खान की सूरत में। तो लिहाजा वो उनके खिलाफ जब बात होगी, लेकिन जो प्रिंसिपल्ड एजेंडा है वो पाकिस्तान की डेवलपमेंट है और पाकिस्तान के अवाम का हक हाकमियत। प्रिंसिपल यही होना चाहिए और प्रोग्रेसिव अप्रोच होनी चाहिए। लेकिन जिन सियासी हथकंडों का इस्तेमाल आपके अगेंस्ट उस वक्त हो रहा था जब आप ऑपोजिशन में थे, कमोबेश उन्हीं सियासी हथकंडों का, इवन विद ग्रेट इंटेंसिटी, वो आपके अपने पॉलिटिकल अपोनेंट बानी PTI के अगेंस्ट हो रहा है।
पंजाब हुकूमत ने, पंजाब काबीना ने नए मुकदमात की मंजूरी दी, उसको बानी पीटीआई ने आज अदालत में चैलेंज कर दिया है। आप पार्लियामान को कहते थे ताला लगा दीजिए क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चल रही है, आप खुद ऑर्डिनेंसेस जारी करके नैब के 14 रोज के रिमांड को 40 रोज में बदल देते हैं। जो ट्राइब्यूनल्स हैं उसमें आप कहते हैं कि रिटायर्ड जजेस भी लग जाएंगे। तो कल जो कुछ आपके अगेंस्ट हो रहा था, आप ज्यादा शिद्दत के साथ अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के अगेंस्ट कर रहे हैं। जी, जिन हकाइक की बुनियाद पे काबीना ने ये फैसले किए हैं वो मेरे सामने तो नहीं है, जाहिर है मेरे साथ तो शेयर नहीं होंगे, लेकिन मेरी ये जरूर तवक्को है कि अब चंद दिन दूर है बजट सेशन कि हुकूमत जो है इन ऑर्डिनेंसेस को पार्लियामान से बाकायदा तौर पे कौमी असम्बली से भी और सेनेट से भी वो पास करवाएगी, जो उसका तरीक़ेकार है, ताकि वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो। ऑर्डिनेंसेस कभी भी तरजीह नहीं होनी चाहिए और ना है। तो लिहाजा अगर ये उन्होंने एक ऑर्डिनेंस इशू किया है तो ये भी उनके पास एक पूरी रेमेडी मौजूद है आने वाले बजट सेशन में कि वो उसमें किसी वक्त जो है इसको पास करवा ले, ताकि ये पाकिस्तान की पार्लियामान का बनाया हुआ कानून होना चाहिए। और वहाँ ऑफकोर्स उस पर मुतजाद राय भी आएंगी, उनको इनकॉर्पोरेट भी किया जाएगा ताकि ऐसा कानून हो पाकिस्तान के शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी करे। बड़ा खुदम दस्तगीर साहब, सवाल ये कि इन ऑर्डिनेंसेस के इजरा की इतनी उजरत में ज़रूरत क्या थी? मतलब नैब जिसके आप अगेंस्ट थे, आप इसको काला कानून कहते थे, नैब को ख़त्म करने तक की बात करते थे, फिर आप आए, आपने उसके रिमांड को 90 दिन से कम करके 14 रोज़ कर दिया, काबिल सताइश था। अब अचानक से 14 रोज़ से बढ़ा के 40 रोज़ कर दिया गया, एक ऐसे वक्त में जब बानी पीटीआई के जो नए केसेस हैं तोशा खाना में वो सामने आ रहे हैं, एक ऐसे वक्त पर जब एक प्रॉपर्टी टाइकून के अगेंस्ट जो है घेरा तंग हो रहा है, तो अचानक से ये 14 रोज का रिमांड 40 रोज में बदल देने से तासुर तो यही मिलता है कि सियासी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के टूल के तौर पर विच हंटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जी, हमने तो अपनी पूरी कोशिश की थी पिछली गवर्नमेंट में कि नैब के कानून को पाकिस्तान के आइन के अंदर जो बुनियादी हकूक हैं उसके साथ इन हार्मनी किया जाए, और इसीलिए ये सारे एक्शंस लिए गए थे। लेकिन चूंकि ये फैसला अब काबीना ने किया है और जिन हकाइक की बुनियाद पर किया है वो मुझे तवक्को है कि वज़ीर कानून या वज़ीर इत्तलाआत आकर जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या वजह बनी इन सारे काम करने। बट आप समझते हैं कि जस्टिफाइड है? जी नहीं, मैं नहीं समझता कि मैं ज़ाती तौर पर जाती राय आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ। मैं समझता हूँ कि नैब को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि हमें एहतसाब की एक नए इदारे की जरूरत है। ये इतना परागंदा हो चुका है सारा मामला कि अब इसमें इस इदारे को आगे लेकर चलना जो है वो किसी भी तरह पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जब तक वो कानून मौजूद है और पाकिस्तान के कानून की किताबों पर वो एज ए लॉ ऑफ द कंट्री है, उस पर जो अमल दरामद कराना है वो हुकूमत की जिम्मेदारी। खुद दस्तगीर साहब, आप समझते हैं कि एक प्रेशर है और वो प्रेशर हुकूमत पर भी, मुक्तदरा पर भी इमरान खान की सूरत में बरकरार है? जी नहीं, मैं इससे इख्तलाफ करूंगा। मुल्क में इस वक्त कोई सियासी प्रेशर नहीं है। सबसे बड़ा प्रेशर यही है कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान की आवाम को, जो ऑलरेडी रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, महंगाई में कमी लाई जाए। और दूसरा प्रेशर जो है तो वो ये है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ हो ताकि हमारे नौजवान मर्द और ख़वातीन के लिए नया रोजगार पैदा हो, और वो बगैर इन्वेस्टमेंट के नहीं होगा। इसलिए कोशिश पूरी की जा रही है कि बैनुल-अक़वामी तौर पे इन्वेस्टमेंट हासिल की जाए। और सबसे बड़ा चैलेंज जो है शहबाज साहब के सामने वो यही है कि अब जो वैसे यूएई ने $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का वादा किया है, सऊदी अरब से भी हमें पहली फेज में $5 अरब का इंडिया दिया गया है, कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स के वादे हैं इनको फौरी तौर पर हकीकत बनाकर पाकिस्तान की ज़मीन पर नजर आना चाहिए ताकि इनसे रोजगार पैदा होना शुरू हो। और दूसरे जो चैलेंज और भी हैं, जैसे फौरी तौर पे मुल्क में लार्ज स्केल सोलर लगाने का चैलेंज है और इश्यूज हैं। तो सियासी तौर पे तो चैलेंज अगर कोई है तो वो बानी पीटीआई से नहीं है, वो ये है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो ताल्लुक है उसे मुस्तकिल तौर पे एक ओपन तरीके से, एक शफाफ तरीके से मुशावरत के साथ आगे चलना है। अगर ये दोनों जमातें आपस में एक दूसरे के साथ अच्छी रिलेशनशिप के साथ चलती हैं तो और कोई सियासी चैलेंज नहीं है।
देखिए, अच्छे सियासी रिलेशनशिप के लिए, यानी जिस आप सरमायाकारी की बात कर रहे हैं, उसके लिए भी मुल्क में कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए, और वो एनवायरनमेंट तभी आएगा जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा। उसके लिए बातचीत ज़रूरी है, लेकिन बातचीत के लिए तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ज़रूरी होते हैं सर। एतमाद साजी की फ़ज़ा पैदा की जाती है, लेकिन ऐसे माहौल में एतमाद साजी की फ़ज़ा कैसे पैदा होगी कि जहाँ पर केसेस बनाए जा रहे हों, नित नए केसेस हों, एक ओपोनेंट को दीवार से लगाया जा रहा हो, सारे के सारी हुकूमती मशीनरी का फोकस यही हो कि उसको जल्द अज जल्द जो है मंतकी जाम तक पहुंचाया जाए। तो ऐसे में जो है वो मुज़ाकरात या इंगेजमेंट या अच्छे रिलेशन कैसे डेवलप होगा सर? देखिए, एक तो बड़ा वाज़ेह होना चाहिए, उस पर आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। मुल्क में कोई इंस्टेबिलिटी इस वक्त नहीं है। पाकिस्तान की गलियों में, पाकिस्तान के शहरों में अमन है। शहरियों को महंगाई की ज़रूर परेशानी है, उनको एनर्जी प्राइसेस से परेशानी है, लेकिन मुल्क में अमन है। और यही मुझे दुख है कि एक जमात की तरफ से मुस्तकिल उस अमन को डिस्टेबलाइज करने की धमकियां दी जाती हैं। जब उनके साबिक सदर साहब फरमाते हैं कि जी प्रेशर कुकर पक रहा है और वो फटेगा, रोज़ाना खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो हैं वो मुख्तलिफ ढकी छुपे अल्फाज में तशद्दुद की धमकियाँ देते हैं। उनके मुख्तलिफ शुअराकीन असम्बली हैं, वो आकर कहते हैं कि ये ना हुआ तो हम ऐसे कर देंगे, ये ना हुआ तो ऐसे कर देंगे। तो स्टेबिलिटी तो मौजूद है, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करना है तो ये भी मेरी तवक्को है कि जल्द अज जल्द तमाम वफाकी और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उन पर केसेस चलाकर, जिन पर कोई सबूत और शवाहिद नहीं है, उनको जल्द अज जल्द रिहा कर देंगे। ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कानून की हुक्मरानी है और हम उस पर चल रहे हैं। उसके अलावा जो मुज़ाकरात हैं जिसका बार बार रोज़ाना हम इंडिया सुनते हैं, मैं जानना चाहूँगा कि वो मुज़ाकरात किस बुनियाद पे होंगे। मेरी नज़र में तो मुज़ाकरात सिर्फ 2 बुनियादों पर हो सकते हैं। एक तो है कि हमें मीसाक़े जमहूरियत की नई शक्ल, जो बेहतर शक्ल है, उस पर बात हो सकती है, या फिर अवाम के मसाइल के हल के लिए जिसमें इलेक्शन का बेहतर इनेकाद भी शामिल है, लेजिस्लेशन पर ज़रूर मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो अवाम के मसाइल के हल के लिए, जमहूरियत की तक़वियत के लिए हम हर वक्त बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके अलावा तो सवाए मुज़ाकरात में एक तरफ धमकी है तशद्दुद की, तो तशद्दुद की धमकी की बुनियाद पर तो मुज़ाकरात नहीं। सर लास्टली एंड वेरी क्विकली, मियां साहब इज बैक ऑन ड्राइविंग सीट और उन्होंने बता दिया है कि वो सियासत से रिटायर नहीं होने जा रहे बतौर प्रेसिडेंट, और फिर आज एक इजलास भी कन्वीन किया, उन्होंने बजट से मुतालिक भी बात हो रही है। प्रैक्टिकली ही इज़ वेरी मच ऑन बोर्ड नाउ। उनके मुतहर्रिक होने के साथ ही क्या ये समझा जाए कि वो कोई रोल प्ले करेंगे सियासी अदम इस्तेहकाम को कम करने के लिए या मुज़ाकरात के लिए? जिस तरह हमने देखा कि इमरान खान साहब कंटेनर से गिरे थे कैंपेन के दौरान, तो शौकत खानम अस्पताल मियाँ साहब वज़ादार सियासतदान है, पहुँच गए थे उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए। तो क्या आप भी वो मुज़ाकरात का हाथ बढ़ाएंगे, अडियाला जेल जाके को मुलाकात करेंगे बानी PTI से? जी, ये तो अभी इस पर पार्टी के अंदर मुशावरत नहीं हुई कि क्या कोई ऐसा मुसालियती पैगाम जो है वो देना है, क्योंकि हमारे तो हाथ जल चुके हैं। 2 दफ़ा मुसालियत का हाथ हमने बढ़ाया था। एक दफ़ा जब वो अस्पताल तशरीफ ले गए थे मोहम्मद नवाज शरीफ। बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीरी लापता शायर अहमद फरहाद कहाँ है, सुराग लगा लिया गया। ये इंतहाई अहम और गैर मामूली पेशरफ्त आज उस वक्त सामने आई जब अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कमरा अदालत में पेश हुए और शायर अहमद फरहाद की मौजूदगी से मुताल्लिक अदालत को आगाह किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मगवी कश्मीरी शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के केस में दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत को बताया कि लापता शायर अहमद फरहाद का पता चल गया है। अहमद फरहाद डिस्ट्रिक्ट बाग में FIR में नामजद हैं और इस वक्त पुलिस हिरासत में हैं। केस की समाअत के दौरान शायर की वकील ईमान मजारी एडवोकेट रोस्टम पर आई और मौक़िफ़ अपनाया कि एक और शहरी लापता हुआ, जिसकी 4 दिन बाद FIR दर्ज की गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियारी ने इस्तफसार किया कि आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है। ईमान मजारी ने कहा कि वो कश्मीर के हवाले से सोशल मीडिया पोस्ट कर रहा था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियारी ने कहा कि IG इस्लामाबाद इस मामले को देख लें। अदालत ने कहा कि अभी मैं कुछ नहीं कह रहा, कि सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर दिया है, इसको देख लें।
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि किसी की एजेंसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम सिर्फ ये कहते हैं कि कानून के मुताबिक काम करें। वजीर कानून ने कहा कि 14-14 साल के बच्चे बम बांध कर फट रहे हैं। जस्टिस कियानी ने कहा कि हम समझते हैं कि इदारे कानून के तहत काम करने की आदत डालेंगे। वजीर कानून ने कहा कि पार्लियामान को भी अपना रोल अदा करना चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि हमने कुछ सवालात उठाए थे जिनके जवाब आना बाकी हैं। अदालत ने कहा कि सुनने में आया है कि पेमरा ने अदालती कार्रवाई को टीवी पर दिखाने पर पाबंदी लगाई है। वजीर कानून ने कहा कि सर वो अलग मामला है जो यहाँ ज़ेर समात नहीं। हामिद मीर ने कहा कि पेमरा रूल्स के मुताबिक सहाफ़ियों पर ऐसी कोई पाबंदी आयद नहीं हो सकती। अगर यहाँ पेमरा ने हमें अदालती कार्रवाई को नशर करने से रोक दिया तो दौरान समात वजीर कानून ने सोशल मीडिया पर गलीज़ मुहिम चलाने का जिक्र किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, तारड़ साहब सोशल मीडिया को छोड़े, मैं नहीं देखता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अदालत आलिया ने इस हवाले से थाना धीर कोट आज़ाद कश्मीर से शायर अहमद फरहाद को बाजियाब कराने की हिदायत करते हुए समात जुमे के रोज़ तक मुलतवी कर दी। बाद अज़ा शायर अहमद फरहाद पर दर्ज FIR भी सामने आ गई, जिसके मुताबिक उनके खिलाफ FIR कार सरकार में मुदाखलत की दफ़ा 186 के तहत दर्ज की गई है। FIR के मतन के मुताबिक कोहाला चौक की जानिब से आते हुए कैरी डब्बे को चेक पोस्ट पर रोका, गाड़ी के ड्राइवर से शनाख्ती कार्ड तलब किया गया, गाड़ी में बैठे एक शख्स की जानिब से पुलिस से बदतमीजी की गई। FIR में कहा गया कि उस शख्स ने तल्ख कलामी करते हुए कहा कि तुम लोग चेक नहीं कर सकते। तल्ख कलामी करने वाले शख्स ने अपना नाम सैयद फरहाद अली। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि लापता अफराद की इस मुकदमे के हवाले से इस केस की पटिशन शायर फरहाद अली की दूसरी ज़ौजा उरूज ज़ैनब ने वकील इमान मज़ारी के ज़रिए दर्ज कराई थी, जबकि सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर भी बतौर अदालती मुआविन अदालत में पेश हुए थे। पिछले 3-4 दिन से ये मुकदमा इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया, जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से रियासती इदारों बिलखुसूस उनके एहलकारों से मुताल्लिक शदीद तनकीद की गई थी और रियासती इदारों की कारकर्दगी पर सवाल उठाए गए थे। अब लापता अफराद को बुनियाद बनाकर रियासती इदारों पर इल्ज़ाम तराशी की गई थी। या कुछ सवालात नहायत अहम हैं। अब शायर फरहाद अली लापता हुए या रूपोश हुए, इससे जुड़े बहुत सारे सवालात हैं जो यकीनन पर्दा फ़िक्र पर जगमगाते हैं और आने वाले दिनों में इनके जवाब तलाश करना नहायत अहम होगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।